चैप्टर है ना जी। चैप्टर और यहाँ पीटा बोल देंगे लास्ट हमारा लेक्चर 4 था या 5 था? पीटा 4 था ना? यहाँ अभी यहाँ 5 बन गया। चलिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का ये टॉपिक, अब ये 5वां हमारा वो है लेक्चर। इसमें हम लोग बात करेंगे अब जो जो टॉपिक रहते हैं बचे हुए। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं पढ़ाया था जी? ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेसिकली, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में घूम रहा हो, ठीक है, तो उसकी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, इट मे बी यूनिफॉर्म सर्कुलर, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। आप इमेजिन करिए एक बॉडी को आपने सर्कल में घुमाया ऐसे, और हॉरिजॉन्टली आप घुमा रहे हैं, उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, थ्रू आउट इसकी स्पीड कांस्टेंट है, सो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, इसके अलावा एक होता है वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हुआ, वर्टिकल ऐसे हो जाएगा ग्रेविटी के साथ। तो वर्टिकल मोशन जो होगा सर्कुलर मोशन में, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले सर्कुलर मोशन का। देखिए व्हेन अ पार्टिकल, कम इन प्लीज, व्हेन अ पार्टिकल moves in a circle, when a particle moves in a circle, its motion is said to be, when a particle moves in a circle, its motion is said to be circular motion. Its motion is said to be circular motion. It is of two types. It is of two types. Number one, uniform circular motion. Uniform circular motion. Second, non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. ठीक है, देखिए पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको ना शॉर्ट में हम लोग यूसीएम बोलते हैं, यूसीएम। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, in uniform circular motion, the speed of the particle remains constant. In uniform circular motion, the speed of the particle remains constant while the the velocity speed of the particle remains constant while the velocity changes with time. While the velocity changes with time due to change in direction. While the velocity changes with time due to the change in direction. चलिए भाई अब देखिए, अब हम लोग कुछ पैरामीटर्स इससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन सब चीजों का इस्तेमाल होना है तो हम यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
देखिए भाई, आपने कोई सर्कुलर मोशन चूज किया और हमने कहा कि एक पार्टिकल यहां पर है पॉइंट पी पर, और यहां से होता हुआ ये किसी बिंदु Q तक चला जाता है। ये इसकी त्रिज्या है r, और इसने यहां पे जो कोण बनाया है दिस इज सपोज डेल्टा थीटा। P से Q तक की जो दूरी है इसको हमने बोला डेल्टा S। ठीक है, तो ये जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या कोणीय विस्थापन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा थीटा बराबर या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, या इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन R। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक, इसको हम लोग नापते हैं रेडियन में। ठीक है, और इसकी डायमेंशन नहीं होती, क्या लिखेंगे, m0 l0 t0, राइट। तो मात्रक है इसका रेडियन और डायमेंशन m0 l0 t0। ओके, इसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक इसमें, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसका नाम है ओमेगा। जिस प्रकार हम लोग वेग को परिभाषित करते हैं ना, वेग क्या होता है भाई, विस्थापन बटे समय, ऐसे ही कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहां से रिलेशन आएगा ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मात्रा क्या होना चाहिए, रेडियन प्रति सेकेंड, और इसकी विमा रेडियन की तो होती नहीं है, टाइम की क्या होती है, टी। तो क्या लिखेंगे इसको, t-1, राइट। ऐसे ही एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे, इसका टाइम पीरियड, या जिसको बोलते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल या टाइम पीरियड इसको बोलेंगे, ये होता है t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसके अलावा इसका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कह सकते हैं, विच इज फ्री, ये होता है एफ भी कहते हैं इसको, एन भी कहते हैं इसको, न्यू भी कहते हैं इसको। आप तीनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वैल्यू होता है 1 अपॉन टी के बराबर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई यहां से। ओके, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनका रिलेशन क्या है, एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा, हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा, ओमेगा कितना होता था, डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती थी, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वेलोसिटी होती थी ds अपॉन dt। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा यहां पर, वी हैव डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन r होता है ना। अगर मैं इस पूरे को डेल्टा t से भाग कर दूं, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू 1 अपॉन r डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, राइट। आप डेल्टा t को टेंडिंग टू जीरो मान लीजिए, तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, this is delta theta upon delta t, this is 1 upon r times limit delta t tending to 0 and delta s upon delta t. What is d, the fish, चलो इतना थोड़ी सी बात ऐसे समझ लो। ये बताइए, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है,
अब आप ये बताइए सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट वाला, वेरी गुड। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप रस्सी बांध के किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, तो क्या आपके हाथ पे जोर लगता है कुछ? जब उसको घुमाते हैं तो खिंचाव महसूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप उसे छोड़ दे तो क्या होगा? वो घूम नहीं पाएगा। वो जिस दिशा में था ना उसी में आगे चला जाएगा। इससे क्या पता चला कि घुमाने के लिए एक बल चाहिए जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल। अगर वो बल नहीं होगा तो चीज घूम नहीं पाएगी। तो याद रखिएगा, इन एवरी सर्कुलर मोशन अ फोर्स इज ऑलवेज नेसेसिटी विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो चीज नहीं सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। ये बताइए, अगर हम कभी बाइक से जा रहे हैं और हम अचानक से मुड़ जाते हैं, तो मुड़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहां से मिलता है आप बताइए जी। अगर साइकिल मुड़ रही है या बाइक मुड़ रही है तो मुड़ने के लिए वो तो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहां से मिलेगा? बिना उसके आप गाड़ी नहीं मोड़ सकते। आप बताइए, इधर से कोई बताएं। आप बताइए जी, आप बताएं। रोड की बेंडिंग होती है ना उसके लिए। अच्छा, एक नॉर्मल रोड है बिल्कुल फ्लैट, वहां पे मोड़ रहे हैं हम लोग। जैसे मुझे हम लिए रास्ते में मैं जा रहा हूँ और मुझे गाड़ी मोड़नी है, अचानक से मोड़ आ गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हाँ, ग्रेविटी। ग्रेविटी तो है, वो तो एक अलग चीज है। वो कौन सा फोर्स है जो मुड़ने के लिए आवश्यक है? अभिकेंद्र बल। वो मिलता है टायर के और सड़क के बीच में घर्षण से। अगर घर्षण नहीं है तो आप मोड़ ही नहीं पाएंगे साइकिल। सोच के देखो। अच्छा, एक सरफेस है जो बिल्कुल फ्लैट है और उस पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, चिकना सरफेस है वो। अगर आप साइकिल मोड़ेंगे ना, अगर आप हैंडल ऐसे भी करेंगे तो भी वो सीधा जाता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुड़ने के लिए जितना बल चाहिए वो फ्रिक्शन से नहीं मिल पाता, क्योंकि साइकिल के टायर होते हैं बहुत छोटे छोटे, बाइक के भी टायर बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू कार और ट्रक। तो हम क्या करते हैं, मुड़ते समय खुद को झुका लेते हैं। खुद को झुकाने से क्या होता है, हमारे वेट का कुछ हिस्सा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज कार में नहीं होती। क्यों नहीं होती? कार जैसे मुड़ेगी तो कार तो मुड़ जाती है ना, वो झुकती थोड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे क्यों जरूरत नहीं पड़ रही झुकने की? सोचो। बाइक और साइकिल के केस में तो हमने मान लिया कि भाई जो टायर होते हैं वो छोटे होते हैं, उससे उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाता। कार कार का टायर है वो थोड़ा चौड़ा। हाँ, कार का जो टायर होता है वो ब्रॉड होता है और उसमें 4 टायर होते हैं, तो उसको इतना फ्रिक्शन सफिशिएंटली मिल जाता है जो मुड़ने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है पहाड़ों में। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तीव्र घुमाव है, एकदम से घुमाव है, तो वहां पर क्या होगा? फ्रिक्शन तो है, साथ ही साथ एक बॉडी का एक पार्ट भी चाहिए जो उधर मुड़ सके। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम रोड ही बेंड कर देते हैं। अगर आप कभी गए हैं लाइक मसूरी या देहरादून, तो वहां पे जो रोड्स है ना, उसमें जो जिधर मुड़ता है रोड वो नीचे होता है हिस्सा, बाहर वाला बाहर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा, गाड़ी अपने आप से मुड़ जाएगी। तो गाड़ी का कुछ भार, उसके भार का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में अपना योगदान दे देगा। राइट। अच्छा, ऐसे ही सपोज कीजिए एक आदमी है जो मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा है। ठीक है। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? घूम तो वो भी रहा है ना, कहां से मिल रहा है बताइए? सोच के बताइए। अगर आपने कभी मौत का कुआं देखा है तो जब वो आपके पास आता है आपको कुछ महसूस होता है? हाँ बताइए, सोचिए। गाड़ी घूम रही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कहां से मिल रहा होगा? चलिए मैं बताता हूँ। जब गाड़ी घूम रही होती है ना, तो जहां पे वो टिकी हुई है गाड़ी, वहां का जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको महसूस है, वो पास आता है आपके। जब आपके पास से गाड़ी गुजरेगी तो आपको महसूस होगा वो कितना बल लगा रहा होगा, और वही बल है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान कर रहा है। वो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का भी कुछ पार्ट, क्योंकि वो सीधा नहीं होता बिल्कुल, थोड़ा तिरछा होता है, तो जितना वो तिरछा है जिस एंगल पर, उसी एंगल से आपको वैल्यू मिल जाती है कि हाँ नॉर्मल फोर्स का कितना भाग इसका सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है इसको। ठीक है। इसी के अलावा सपोज कीजिए, अगर हम एक पेंडुलम लेते हैं, कॉनिकल पेंडुलम। एक पेंडुलम तो होता है कि वो ऐसे से मोशन कर रहा है। एक पेंडुलम ऐसा है कि आपने डोरी बांधी, उसमें कोई पत्थर है और आप इसको घुमा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब ये पत्थर बस यहां तक आया और ऐसे घूम रहा है, कोन टाइप शेप में घूम रहा है ना? तो जब वो कोन की तरह घूम रहा है उसके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कहां से मिल रहा होगा? सोचिए। हाँ ओके, और थोड़ा और सोचिए। रस्सी में तनाव से।
है ना, वो हमारे हाथ से मिल रहा है ऑब्वियसली, बट वो तनाव के टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रस्सी में तनाव होगा उसकी वजह से ही आपको बल मिलेगा। ठीक। अच्छा, एक वो होता है रोटर। रोटर जानते हैं? इधर आते हैं ना, हाँ, उधर ही चल। लाइट का तो पता नहीं कब पता नहीं। चलिए बच्चों, उधर चल जाएंगे। चलिए देखिएगा, तो हम लोग रिलेशन निकाल रहे थे, रिलेशन बिटवीन देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी हमने एक रिलेशन लिखा था, ओमेगा को हमने लिखा था डी थीटा अपॉन डी टी, और वेलोसिटी क्या आ रही थी भाई, डी एस अपॉन डी टी। और एक और रिलेशन हमने लिखा था अभी, वी हैव दिस डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस अपॉन आर, राइट। मैंने कहा कि आप इसको डेल्टा टी से भाग करो, तो क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज 1 अपॉन आर डेल एस अपॉन डेल टी। नाउ taking the limit tending to 0, limit delta t tending to 0, delta theta upon delta t is equal to 1 upon r, limit delta t tending to 0, del s upon del t. So ये क्या होगा, d theta upon dt, and this is 1 upon r ds upon dt. ये जो लिमिट हम लोग लिखते हैं इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना। जैसे ये जो वैल्यू है ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वैल्यू है। इसको जब आप टाइम से टेंडिंग टू जीरो रखोगे, मतलब टाइम को बहुत छोटा करोगे, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, मतलब तात्क्षणिक वेग। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है भाई, ओमेगा, दिस इज 1 अपॉन आर टाइम्स ऑफ वी। तो यहां से रिलेशन आया वी बराबर आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, this is vector v equals to vector omega क्रॉस r। आप r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, दिस इज ओमेगा क्रॉस r। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप इमेजिन करो कि हमारे पास ये एक्सिस है और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। जब वो ऐसे घूम रहा है तो यहां पर मान लीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, r ऐसे है, तो ओमेगा कहां होगा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर होता है ये। तो अगर हम इसको ऐसे दिखाएं सर्कुलर मोशन में, सो दिस इज द वेलोसिटी v and this is radius r and this is the direction of omega, right? लाइट आ गई क्या? चलिए फिर, तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन एक हमारे सामने आता है, राइट। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, या इसको बोल सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। अच्छा, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये होता है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अच्छा, v को हमने क्या बोला है, r ओमेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं a इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r, राइट। और मैं कह रहा हूं कि यहां पे r कांस्टेंट है, तो अगर r कांस्टेंट हुआ, दिस इज d ओमेगा अपॉन dt क्रॉस r। सो व्हाट इज d ओमेगा अपॉन dt, अल्फा, अल्फा क्रॉस r। तो ये फॉर्मूला बना a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस
आर, या ये भी बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू आर अल्फा। अच्छा, ये ए कौन सा वाला है? लीनियर वाला। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक तो है पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, जब वो घूम रहा है और उसकी स्पीड बदल रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो उसके पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होगा? जब स्पीड बढ़ रही है तो उसकी स्पीड लीनियर वाली भी बढ़ रही है, ओमेगा वाली भी बढ़ रही है। लीनियर बढ़ने से कौन पैदा हो रहा है? ए। और एंगुलर से अल्फा। तो ये जो ए है ना, इसको हम ये नाम ना बोल के लीनियर, हम इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी इज व्हाट? दिस इज अल्फा क्रॉस। हाँ, यानी ये जो हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे थे लीनियर वाला, ये टेंजेंशियल कहलाता है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? अच्छा, एक और एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो ये एक्सेलरेशन क्या है? हमने कहा कि जब सर्कुलर मोशन हो रही है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, यहां पर वेलोसिटी ऐसे है सपोज, तो डायरेक्शन तो बदली ना। भले ही उसका मैग्नीट्यूड ना बदला हो, लेकिन डायरेक्शन तो बदली है। तो डायरेक्शन जो बदल रही है, उसकी वजह से जो यहाँ पे चेंज हुआ है वेलोसिटी के अंदर, वो पैदा करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस सर्कुलर मोशन में तीन तरह के एक्सेलरेशन आ गए। कौन कौन से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल। अब कौन सा कहां है पहले समझते हैं। जो एक्सेलरेशन चेंज हुआ है किसकी वजह से, नोट करके मैं लिख देता हूं। ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये क्या बनाएगा भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं एसी या एआर। एआर का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं कई बार इसको। दूसरा हमने बोला ड्यू टू चेंज इन स्पीड, यानी कि जो वेलोसिटी थी उसके अंदर आपने मैग्नीट्यूड में चेंज किया, तो वहां से दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। कौन कौन से? एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? तो तीन तरह के एक्सेलरेशन हुए। अब ये बताइए, अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, कौन सा नहीं होगा? ये वाला होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये? हाँ, वो यूनिफॉर्म है, उसके अंदर स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों होंगे, उसमें ये वाला भी होगा और ये भी होगा। तो हम कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AC is V square upon R, AT is 0 and alpha is 0. In non-uniform circular motion, वहां पे AC तो वही होगा V square upon R, AT क्या होगा? dV अपॉन dt, और अल्फा क्या होगा? d ओमेगा अपॉन dt। तो ये याद रखिएगा। चलिए मैं
देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा। सो नेट एक्सीलरेशन
इन सर्कुलर मोशन। अब ये कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पर है सपोज ये, और ये है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, याद रखिए। टेंजेंशियल कहाँ होता है? टेंजेंट के अलोंग। और सेंट्रीपिटल कहाँ होता है? सेंटर के अलोंग। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या आएगा? बीच में से आएगा ना, ये आ गया आपका रिजल्टेंट ए। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा ए बराबर, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा, ए टी को हमने क्या बोला था अभी? दिस इज डीवी अपॉन डी टी। और ए आर को क्या बोला था? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो आएगा ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन डी टी का स्क्वायर। Okay, so this is nothing but the square root of v raised to the power 4 upon r square plus dv upon dt का whole square. This is the net acceleration. क्या हम इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? मान लीजिए यहां से मुझे इसका एंगल चाहिए, वो थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा? इस ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू बताइए। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? 80 एंड बेस इज AR। और ये जरूरी नहीं कि आप थीटा यहां से ले, आप थीटा यहां से भी ले सकते हो, बस आप जहां से भी थीटा ले रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको tan थीटा का वैल्यू चाहिए, राइट। अच्छा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ये कि किसी जगह पर एक पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन यहां पर वो ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो इसमें पूछा है हमसे फाइंड 80 निकालना है कितना होगा और AR निकालना है कितना। बताइए कैसे निकालें? आपको नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए, हमें टेंजेंशियल भी चाहिए और रेडियल भी चाहिए। बताइए कैसे निकालना है? सोचिए। देखो, अगर आप ए के कंपोनेंट्स बनाओ तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, क्या होगा वो? ए कॉस 30, और इधर वाला ए साइन 30। तो इसमें रेडियल कौन सा है, टेंजेंशियल कौन सा है? रेडियल कौन सा है? ए कॉस 30, दैट इज 10 इंटू रूट 3 अपॉन 2, विच इज 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टेंजेंशियल क्या होगा? ए साइन 30, विच इज 10 इंटू हाफ, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाए ऐसे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट के अलोंग, या सेंटर के अलोंग, या उनके बीच में किसी एंगल पर? तो बीच में किसी एंगल पर, ठीक है। पेंडुलम जो होता है उसकी मोशन कैसी होती है? नहीं, पेंडुलम, एक पेंडुलम ऐसे से मोशन कर रहा है, तो उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है ना। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन उसके पास दो होंगे, कौन कौन से? टेंजेंशियल होगा और रेडियल होगा। टेंजेंशियल और रेडियल का रिजल्टेंट जो आएगा वो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन आएगी एक्सेलरेशन, राइट। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बेसिकली जब एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस फोर्स। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? एम ए, और m टाइम्स a का वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r, एंड दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, और इस फोर्स को हम, ये नेसेसरी फोर्स है, तो आवश्यक बल है ये, नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो किसी भी प्रकार की मोशन हो अगर वो सर्कुलर है, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, हमेशा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बताइए
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, वैल्यू भी फिक्स है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है यहां पर, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो कांस्टेंट है, क्या है बताइए। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, देखो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ है ना। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पे था अभी, उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, जब यहां पहुंचा तो भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पहुंचा तो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये यूनिफॉर्म है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज, अगर आप इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखोगे, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ हो गई, ये भी सेंटर की तरफ है। तो ये बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ कैसी क्वांटिटी है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कैसे? अगर इसकी त्रिज्या 10 मीटर होती सपोज, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होता है, v² अपॉन r। सो 10 का स्क्वायर अपॉन 10, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? ये तो कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज चेंज हो रही है इसके अंदर, वो क्या है, इसकी डायरेक्शन है। आप देखिए यहां पर डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ पर डायरेक्शन राइट में है, यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। क्या चीज कांस्टेंट है? स्पीड, क्योंकि स्पीड थ्रू आउट चेंज नहीं होगी। तो स्पीड चेंज नहीं होगी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया था 2024 में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा एग्जाम्पल है, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, क्या ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, क्या? सो इट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। चलिए नोट कर सकते हैं। कौन इस केस में है? दोनों नहीं, वो कांस्टेंट है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है।
देखिए इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहले हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ टर्न। ठीक है। तो जब एक साइकिल सवार मुड़ता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है भाई? फ्रिक्शन से। लेकिन फ्रिक्शन उतना नहीं होता जितना कि फोर्स चाहिए, तो हमारी बॉडी खुद को झुका लेती है जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में विकेंद्र बल मिल जाता है। तो मान लीजिए साइकिल सवार ऐसे है, ये साइकिल है और ये थोड़ा तिरछा हो गया है। सपोज वर्टिकल से थीटा एंगल पर ये तिरछा हो गया, ये मोड़ की त्रिज्या है आप। तो बेसिकली जब वो यहां है तो नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है। तो एन के कंपोनेंट्स बताइए। ये वाला कंपोनेंट क्या बना? एन कॉस थीटा, और ये वाला एन साइन थीटा, और इसका भाग कितना हुआ? एम जी। बताइए, बैलेंसिंग करें फोर्स की। एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम दोनों को भाग कर दें तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स एम जी। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये बताइए, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा v कैसा होना चाहिए और r कैसा होना चाहिए? v। अच्छा, थीटा को कम रखना है आपको, तो v को क्या करना पड़ेगा? भी कम करना पड़ता v कम करना पड़ेगा और r को है, बढ़ाना। इससे क्या पता चलता है? मोड़ पर त्रिज्या अधिक तथा वेग कम होना चाहिए, है ना। जब आप मोड़ पर मुड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा ना हो और आप बड़ा मोड़ लेके मुड़े, नहीं तो एकदम से आप गिर जाएंगे। ठीक है। अगर आपने ज्यादा एंगल लिया ना तो गाड़ी फिसल जाएगी, गिर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहां से आप v का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। v का वैल्यू आएगा यहां से अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये मुड़ने की सेफ स्पीड भी, जिससे आप मुड़ सकते हैं। राइट। इसके बाद दूसरा टॉपिक करते हैं इसके अंदर, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है। वही जो मैं बता रहा था आपसे कि अगर एकदम से घुमाव आ जाता है तो उस केस में हमें पर्याप्त मात्रा में अभिकेंद्र बल नहीं मिल पा रहा है, तो हम रोड ही ऐसा बना देते हैं जिससे कि हमारे भार का कुछ हिस्सा अभिकेंद्र बल में बदल जाए। तो देखिए वो कैसे करेंगे उनको। तो मान लीजिए ये कोई रोड है, ऐसे आपके सामने से आ रहा है, मतलब ये रोड ऐसे जा रहा है, आपके सामने ऐसे रोड आ रहा है। तो यहाँ पे कोई गाड़ी है सपोज। अच्छा, मैंने ये मान लिया कि ये वाला हिस्सा नीचे है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है। सपोज ये थीटा एंगल पर झुका हुआ, राइट। अब इसके ऊपर एक गाड़ी आ रही है उधर सामने से हमारे पास। तो अगर हम गाड़ी को देखें, गाड़ी सपोज पीछे, ठीक है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो इसके ऊपर पहले फोर्सेस बना लीजिए। एमजी हो गया और नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। दिस विल बी एन कॉस थीटा एंड दिस विल बी एन साइन थीटा। अच्छा, जब ये गाड़ी मुड़ती है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए क्या होती है। अगर आप कभी ध्यान देंगे, अगर आप गाड़ी के बिल्कुल साइड वाली सीट पे बैठेंगे, तो गाड़ी जब मुड़ती है ना, तो जिधर मुड़ रही है उसकी ऑपोजिट जाती है गाड़ी, तो फ्रिक्शन अंदर लगता है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन हुआ। ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट क्या बना? एफ एस कॉस थीटा, और नीचे वाला एफ एस साइन थीटा। चलिए अब फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है भाई?
दिस इज एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। एफ एस का वैल्यू हमने पढ़ा है, इट इज म्यू एस टाइम्स एन, सो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस टाइम्स एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एन, so will be cos theta minus mu s sin theta equals to mg. This is equation 1, right? अब दूसरा बल कौन सा बचा है? ये दोनों, ये क्या करेंगे भाई? आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे। सो n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? mv स्क्वायर अपॉन r. सो n sin थीटा प्लस एफ एस का वैल्यू इज अगेन म्यू एस टाइम्स n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. यहां से फिर n कॉमन आ गया, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. See, this is equation number 2. Now let us divide these two equations. Second divided by 1. बताइए जब इनको भाग करेंगे तो n तो कट ही जाएगा। क्या बचा यहां पे? साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, यहां पर एम जी है, क्या कटेगा? एम, कितना बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस पूरी समीकरण को, पूरे इक्वेशन लेफ्ट में जो दिया हुआ है, इसको कॉस थीटा से भाग कर दो। कभी भी आपको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में इस तरह का टर्म्स दिखा ना, साइन और कॉस ऊपर नीचे आ रखे हैं, तो कॉस से भाग कर दो पूरे में। इसको भाग करेंगे तो क्या बना? टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहां से v का वैल्यू आएगा द स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टाइम्स म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। और ये जो वेलोसिटी है ना, ये मोड को पार करने की मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इससे कम हुई तो ही रोड पार कर पाएगा, ज्यादा हुई तो रोड पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर सेफ टर्न v has to be lesser than equal to v max. That means v is lesser than equal to the square root of rg times mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta. If v is greater than vs, then the vehicle will skid. ठीक है, तुम आप मोड़ पार नहीं कर पाएंगे उस केस में।
ये भी यानी कोनिकल पेंडुलम। ये मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, कोन की शेप में घुमा रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, इसमें टेंशन कितनी है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखिएगा, यहाँ पर इसका वेट हो गया mg, ये टेंशन हुआ t, से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस लेंथ इज l एंड दिस रेडियस इज सपोज r। तो बताइएगा mg का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा, बल्कि mg का नहीं बनाते, हम t का बना लेते हैं। तो t का कंपोनेंट एक ऊपर बना, t cos थीटा, और एक इधर बनेगा t sin थीटा। ठीक है, बताइए, बैलेंस को फोर्स करते हैं, फिर फोर्स को बैलेंस करते हैं। t cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के, और दूसरा t sin थीटा mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, दोनों को भाग कर देते हैं। तो t sin थीटा, ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इसको भाग करके बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अच्छा, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके अंदर अगर मैं r की वैल्यू पूछूं इन टर्म्स ऑफ l, तो क्या होगी, l cos थीटा होगा ना, l sin थीटा। देखिए, ये लंबाई l थी, इसका ये वाला पार्ट क्या बनेगा, l cos थीटा, और ये वाला l sin थीटा। तो मैंने इस भुजा को l sin थीटा बोल दिया। तो एक रिलेशन तो यहां से मुझे मिल गया tan थीटा का। अच्छा, tan थीटा में r भी आ रहा है ना, तो r की वैल्यू में रख देता हूं। तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन r इज l sin थीटा इंटू जी। ओके, अगेन यहाँ पे tan थीटा इज sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन एल जी या जी एल साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी एल। यहां से साइन थीटा का मान कितना आया, वी अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा अपॉन जी एल। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा मोटिव है इसके अंदर कितना टाइम पीरियड है वो निकालना है। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखो, टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, यानी कि इसकी स्पीड। तो यहाँ पे आर कितना था, आर की वैल्यू थी ये एल साइन थीटा, तो 2 पाई एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी। ओके, अब यहां से आप या तो साइन थीटा का मान रख दो या तो वी का मान रख दो। तो मैं वी का मान रख रहा हूं, यहां से वी का मान बताइए क्या आएगा। दिस इज 2 पाई एल साइन थीटा अपॉन वी आएगा यहां से साइन थीटा इंटू रूट जी एल, साइन थीटा इंटू रूट जी एल अपॉन रूट कॉस थीटा। ये साइन थीटा कट गया। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यहां से आएगा टाइम पीरियड टी बराबर 2πl अंडर रूट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट जी एल, है ना। ये रूट एल है, ऊपर एल है, तो क्या होगा, ऊपर एल बन जाएगा रूट में, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कॉनिकल पेंडुलम। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/t, तो एफ इक्वल्स 1/2 अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, राइट। तो टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, एल पर और थीटा पर, और ग्रेविटी पे तो कर ही रहा है। अब ये बताइए, अगर हमने थीटा को बढ़ाया तो कॉस थीटा बढ़ेगा या घटेगा, थीटा के बढ़ने से कॉस बढ़ता है या घटता है, घटता है। कॉस जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पहले डिक्रीज करेगा। अगर आप थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली टी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। स्पीड बढ़ी है या घटी है, अगर टाइम कम हुआ है तो स्पीड बढ़ी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब थीटा जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही इसका टाइम पीरियड कम होगा, और उस केस में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। चलिए जी, इसके बाद देखो अगला टॉपिक, रोटर देख लीजिए। रोटर, इसको डेथ वेल भी कहते हैं, मौत का कुआं। देखो हमारे वाला जो हमारे यहाँ होता है भारत में मौत का कुआं, वो अलग है, कुछ और झूले होते हैं, कुछ और, ये अलग तरह का रोटर है। इसका शेप कुछ इस तरह के होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेट होती है, ठीक है, मैं भी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको इसकी। इस प्लेट में क्या होता है, बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं एंड में दीवार से मिलके एकदम, ठीक है, और ये घूमना चालू करता है। जब ये घूमता है तो नीचे से प्लेट हट जाती है, बच्चे चिपके रह जाते हैं इस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है उसका वेट कितना हुआ, mg, और ये दीवार से सटा हुआ खड़ा है, दीवार का फ्रिक्शन भी लग रहा है इसके ऊपर, और फिर दीवार से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, कितना, Fc, और यही क्या है, इसका नॉर्मल भी है। तो अब ये बताइए Fs किसके बराबर होना चाहिए, mg के, ये नीचे नहीं गिरेगा बच्चा इसमें। तो Fs की वैल्यू क्या होती थी, म्यूएस टाइम्स n इक्वल्स टू mg। यहाँ पे n कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू mg, और यहां से m से m कैंसिल। इनफैक्ट मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना चाहिए सो दैट ये नीचे ना गिरे। तो यहां से v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू, या v इज ग्रेटर देन इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, राइट। देखो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मे बी फोन में शायद थोड़ी बहुत लिख जाए, नहीं वो तो भेजूंगा, मैं दिखा भी दूँ थोड़ा सा आपको। देखो ये दिख रहा है सबको, ये भी घूमना स्टार्ट करेगा, आपको ऊपर से दिखेगा कि ये घूम रहा है, घूमना स्टार्ट हो जाएगा। मरता नहीं कोई, हम्म, तो सभी डेथ वैल्यू सारे हैं। नाम है इसका मौत का कुआं। जब ये प्लेट हट जाएगी नीचे से ना, बढ़ रही, जादू, तो मैंने वो ताली बजा रही। वैसे ना फिजिक्स नहीं बड़ी हो गई ना, तभी जादू समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स है सिंपल। इसमें क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट फोर्स है।
इसकी वजह से गिरता नहीं है, ठीक। चलिए, यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया, नहीं कर सकते। पार्टिकल बनाएंगे, बोल देते हैं। हाँ यार, और ठीक है, ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रहता है ना, साथ में 2 लेक्चर और रहेंगे चैप्टर के, ठीक है, 2 लेक्चर पूरा। चलिए ठीक है। हाँ मेरे घर में चलो।